Okay, let's start now. Can you see the screen? Yes, sir. This was the question given. Hmm? Could you solve this? Law of conservation of angular momentum, y1 omega 1 is equal to y2 omega 2. Initially, masses are at center. Here, center of the axis, यहाँ पर है, छोटे से point masses. Moment of inertia will be zero. Only rod will have the moment of inertia. When they are coming to the ends, they will have m into L by 2 square because distance will be L by 2 and two masses and into 2. So new angular speed will be omega dash or omega. Initially is omega naught. If we solve it, we get m omega naught upon m plus 6m. Right? So D option is the right option. All right. Based on law of conservation of angular momentum. Then, okay, you can see it. Actually, masses should be shown very close, है ना? बिल्कुल पास में दिखाने चाहिए. They should be shown very close, like this. One here, later on here. All right. What else was there? One more question was given. This was done. Law of conservation of angular, law of conservation of energy. हाँ सर. क्या आंसर है इसका? I is equal to इनिशियल एनर्जी इतनी रहेगी, फाइनल ये मतलब ये हाइट पे पहुंच जाएगा. नहीं, ये क्लास पोटेंशियल में वर्क ही था सर. क्लास वर्क आपने में हो गया बताया था. थे ये डिस्क, वाला. ओके, डिस्क इज द आंसर. हाफ एम आर स्क्वायर आ गया था. हुप का भी हो गया था. चेंज ऑफ सॉल्व करना था बस. कितना आंसर आएगा सॉल्व करके निकलना था. माइनस में आएगा देन आई टोल्ड यू राइट प्लस. ऑलराइट, बिकॉज एनसीईआरटी बुक में उन्होंने मैग्नीट्यूड दिया. ये हो गया था. ये भी हो गया था. ये मैंने दिया था. बॉडी विद द body rolls without sliding down on the rough plane. Find acceleration of center of mass and friction also. So therefore F is, let F be the friction which should be less than limiting friction between this rolling body and surface. Limiting friction से कम होना चाहिए friction, है ना? Otherwise it will not roll. So F is the friction. It can be equal to or less than, है ना? Less equal to भी हो सकता है और less than. ये required friction होता है rolling के लिए. F is the friction required for rolling, है ना? Required for rolling, ideal rolling. Ideal rolling. All right. तो ये दो इक्वेशन बनाई. एफ नेट इज इक्वल टू एम में नेट फोर्स विल बी एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स. Friction will be opposite and tendency to slide down will cause the friction in opposite direction is equal to m into a. A is the acceleration of center of mass. A is the acceleration of all right. दूसरी इक्वेशन नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा टेकिंग द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास. यहाँ से टॉर्क लेंगे एम जी साइन थीटा का तो जीरो हो जाएगा. इसका फ्रिक्शन का रहेगा फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फ्रिक्शन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आई विल बी एम के स्क्वायर. गुड आई विल इवनिंग बी सर. एम के, गुड इवनिंग. आई विल बी एम के स्क्वायर. अल्फा को हम ए बाई आर लिख सकते बिकॉज सिंस ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है. आर कैपिटल ले रहे, अल्फा विल बी ए बाई आर. तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू
पुट कर दी तो फ्रिक्शन का फार्मूला मिल गया हमें, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। 2 से F की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू ma। इसको जब ले आओ, एक्सेलरेशन ma कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 बचेगा, इसमें क्या बचेगा, k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इसको नीचे भेज दो, अभी m कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। स्लाइडिंग में कितना एक्सेलरेशन होता है, g sin थीटा। स्लाइडिंग में इतना होता है फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, और दिस इज लेस देन दैट बिकॉज नीचे क्वांटिटी मोर देन 1 है। स्लाइडिंग डाउन में, फ्रिक्शनलेस स्लाइडिंग डाउन में एक्सेलरेशन इज मोर एज कंपेयर टू रोलिंग में। रोलिंग में कुछ एनर्जी रोटेशन में चली जाती है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कम हो जाता है। तो रिंग के लिए k इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 पुट कर दो, तो 1 k इज इक्वल टू 1 नहीं, k इज इक्वल टू r होता है, ठीक है। तो r स्क्वायर बाई r स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा, तो इट विल बी g sin थीटा बाई 2। और इसमें कितना होगा, डिस्क में 1 बाई रूट 2r, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर, 1/√2 स्क्वायर होके यहाँ पे 1/2 बचेगा। एलसीएम लेंगे, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और सॉलिड स्फीयर में √2/5 है, तो एलसीएम लेने से 5 ऊपर जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा। हॉलो स्फीयर में आर रहेगा, सब में आर कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली। हॉलो स्फीयर में √3/2 स्क्वायर होने के बाद रूट से बाहर आ जाएगा, नीचे 3, ऊपर 3, नीचे 5। अगर ये डिजिट सही है, 1/2 की डिजिट कितनी हो गई, 0. जी साइन थीटा तो सभी में है, ये 1/2 है, दैट इज 0.5, ये 2/3 है 0.67, ये 5/7 है 0.7 समथिंग आएगा, और हॉलो स्फीयर का 0.6 आएगा। सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका है, सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर हैज मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, तो सॉलिड स्फीयर सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। उस दिन हमने सॉल्व भी किया था, एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाला था हमने। सॉलिड स्फीयर विल कम डाउन फास्ट, यहाँ पे देखो, फर्स्ट सॉलिड स्फीयर का था, सेकंड नंबर पे सॉलिड सिलेंडर था, दैट इज डिस्क, थर्ड नंबर पे रिंग था। रिंग का सबसे कम वेलोसिटी आई थी ना, बिकॉज एक्सेलरेशन कम है उसका, आउट ऑफ दैट 3 1। यहाँ हमने एक्सेलरेशन से भी देखा, तो वी हैव सॉलिड स्फीयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू कम टू ग्राउंड फर्स्ट, 5/7 है। फ्रिक्शन निकालना है, हाउ मच फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग एट दैट पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, समझ में आ गया ये आंसर। ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद विच रोलिंग बॉडी विल कम डाउन। कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट है। काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 से निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन। दिस इज कांस्टेंट, यहाँ पे लिख दो। एंगल बढ़ाने से क्या होगा, एक्सेलरेशन विल इंक्रीज, है ना। एंगल 90 कर दो तब क्या होगा, फ्री फॉल हो जाएगा, फिर रोलिंग साइन थीटा होगी 1 नहीं हो उसकी, जाएगा। साइन थीटा 1 हो जाएगा, रोलिंग भी नहीं होगी, तो ये सब टर्म चले जाएंगे, रोलिंग नहीं होगी तो 1 हो जाएंगे, ये जी हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी चाहिए ना। नाउ विल सी फ्रिक्शन, आइडियल रोलिंग के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए, वो एंगल पे डिपेंड करता है। नाउ फ्रिक्शन की इक्वेशन क्या थी, 2 ये थी, तो फ्रिक्शन ए की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दो इसमें 2 में, फ्रॉम 2 एफ इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, और इसको हमने क्या किया, के स्क्वायर को नीचे ले आए,
mg sin थीटा ऊपर हुई है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर जो है यहाँ पर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, इतना होना चाहिए। एंगल बढ़ाएंगे तो और फ्रिक्शन चाहिए, है ना। तो दिस फ्रिक्शन शुड बी, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन शुड बी लेस देन आर इक्वल टू एफ एस मैक्स। अगर ये बढ़ गया, सपोज फ्रिक्शन बढ़ गया, इससे ज्यादा हो गया, तो आइडियल रोलिंग नहीं होगी। वो क्या करेगा, थोड़ा रोल करेगा, थोड़ा स्लाइड करके नीचे आएगा। एफ एस मैक्स कितना होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। एफ एस मैक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू एस दिया होगा, एम जी कॉस थीटा भी दिया होगा, नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन पे कॉस थीटा होता है, एम जी कॉस थीटा होता है, तो एफ एस मैक्स हम निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन यहाँ से निकाल लेंगे, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, एफ एस मैक्स यहाँ से निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन शुड बी लेस if required friction becomes more than the limiting friction, then it will not roll ideally। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन का आ गया। अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट इट मे बी रिक्वायर्ड those who are going for competitive examination, or as a question they may ask। theory part नहीं है, it is the application of friction as well as torque। as a question anything can be asked as long as that is the part that requires the proof, requires the part of our course। टॉर्क अपने कोर्स में ही है, फ्रिक्शन भी है। ऑलराइट, तो ये हो गया, और 2 क्वेश्चन और करके देन विल गो टू द फ्लूइड्स। देखो, डिड वी डिस्कस दिस क्वेश्चन दैट डे? एक मिनट, कहाँ गया? ये क्वेश्चन डिस्कस किया था हम लोगों ने, बोलो। नहीं सर। देखो, ये थिंक एंड टेल मी, लेट मी हेल्प यू आउट। टाइम डिपेंडेंस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m is equal to 2 is given by r। पोजीशन वेक्टर दिया है, एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालना है, t is equal to 2 सेकंड, मतलब एंगुलर मोमेंटम l निकालना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, इट मींस इट इज मूविंग, मास 2 kg है। यूनिट विदाउट यूनिट लिखना है, नो यूनिट्स आर गिवन। वी, तो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, टेल मी। एंगुलर मोमेंटम इज r क्रॉस p। ये होता है कि नहीं, फार्मूला याद है कि नहीं? सर आई ओमेगा होता है ना, एल आई अरे ओमेगा भी होता है। मेन ये होता है, इससे आई ओमेगा आता है। अभी आई ओमेगा का रोल है ही नहीं यहाँ पर, मेन फार्मूला ये होता है, इसी से आई ओमेगा प्रूव करते हैं। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होता तो वो लगाते हैं, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ पता नहीं है, तो हम डायरेक्ट बेसिक फार्मूले से करेंगे। P इज m इंटू वी, m को आगे ले लो, कांस्टेंट है। r क्रॉस v निकालना है, v तो दिया नहीं है, v कहाँ से मिलेगा? पोजीशन वेक्टर को आर का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दो। पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो v मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 ओनली, t का 1 हो जाएगा, इसका t स्क्वायर का 2t, तो -6t हो जाएगा। ठीक तो है, तो -60। डिफरेंशिएट करके v निकालें, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे डिटर्मिनेंट से, फिर t की वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे, तो ये आंसर आता है सी। ठीक है, ये सोल्यूशन है उसके।
डिफरेंशिएट कर लिया, v मिल गया है ना, और उसके बाद फार्मूला लगा दिया, ये यहाँ पे r लिखा, यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट वो उन्होंने डिटरमिनेंट यूज नहीं किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आई क्रॉस जे है ना, और आई क्रॉस आई एंड जे क्रॉस जे 0 होता है, डिटरमिनेंट से कर लो बिकॉज ये उसके बाद एल आ गया, नाउ टी आ गया फाइनली, टी की वैल्यू पुट कर दो, एम की वैल्यू पुट कर दो, टी एम बी 2 है, टी बी 2, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़े से तुम्हें इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं, पर्टिकुलरली दोज हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ऑलराइट। So this question can be done with little bit of thought. Now, 2 more points, then we'll go back to the fluids. देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहां से हम उसको बैलेंस कर सके। बैलेंस वहां से होगा जहां से नेट टॉर्क 0 हो जाए, इधर के पार्टिकल का टॉर्क, ये तुम्हारे इधर के जितने पार्टिकल्स है उनका टॉर्क कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज, इधर का एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो जिस पॉइंट से टॉर्क 0 हो जाए बॉडी का, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, और इट कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास अनलेस जी इज नॉट चेंजिंग। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, माउंट एवरेस्ट है ऐसे, तो वहां पे तो जी चेंज हो जाएगा, उसका सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जहां पर नेट फोर्स लगाने से, जहां पर फोर्स लगाने वो ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस करे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे डिफाइन करते हैं, जहां से नेट टॉर्क 0 हो जाए, जिस पॉइंट से बैलेंस कर सकते हैं, है ना। इट इज द पॉइंट ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी, अबाउट दिस पॉइंट बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट से वो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कैसे, नीचे का वेट ऊपर के रिएक्शन के बराबर, इधर का टॉर्क इसके साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो जाएगी, ऑलराइट। Center of gravity of body is so located that total torque on it due to the forces m1g m2g, total torque यहाँ से 0 हो जाता है ना? तो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन है। somebody ask you सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे डिफाइन करेंगे, वो पॉइंट यहाँ से ग्रेविटी का सेंटर ऑफ मास, सेंटर आई मीन ग्रेविटी का टॉर्क 0 हो जाए, नेट टॉर्क, वो पॉइंट जहां से बैलेंस कर सके ऑब्जेक्ट को, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। और इसी से रिलेटेड एक नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक और टॉपिक है, देखो छोटा सा टॉपिक है, देखो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है ये। सबसे पहले ओके, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का समझ में आ गया, जहां से उसका नेट टॉर्क 0 हो जाए। ये देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज सो लोकेटेड दैट टोटल टॉर्क ऑन इट ड्यू टू द फोर्सेस m1g m2g, that is gravitational forces, is 0, and about this point body will be in translational and rotational equilibrium. ये 2 पॉइंट भी लिख दिए तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। नेट टॉर्क 0 ले लो पार्टिकल्स की ग्रेविटेशनल फोर्स का, और जहां पर जिस पॉइंट से नेट ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो, यहाँ से ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और ये वाले टॉर्क इस टॉर्क के बराबर होंगे, क्लियर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में 2 मेन पॉइंट लिख देना, एंड ये वाला प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट डिस्कस कर रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट मतलब ये इक्विलिब्रियम पे बेस है, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। तो देखते हैं कैसे क्या है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। आइडियल लीवर, एक वर्ड यूज करेंगे, लीवर। आइडियल लीवर इज नथिंग बट ए लाइट रॉड पिवोटेड एट द पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ। ये रॉड है, लाइट रॉड, मास जितना कम है उतना आइडियल, कहीं पे पिवोटेड है, पिवोटेड मतलब वहां से टर्न कर सकती है ना। सीसॉ इन चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड इज एन एग्जाम्पल। वो सीसॉ रहता है ऊपर नीचे, एक बार ये नीचे आता है फिर ये ऊपर जाता है, इधर वाला प्रेस करेगा तो, आजकल ऐड भी आती है ना। तो
F1 इज द वेट लिफ्टेड, यहाँ पर जो वेट है उसको लिफ्ट करना है. F2 क्या है? अच्छा, D1 इज द डिस्टेंस ऑफ F1, लोड आर्म बोलते हैं, यहाँ पे लोड है, D1 लोड आर्म हो गई, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं. F2 इज द अप्लाइड फोर्स और एफर्ट, एंड D2 इज द, ये वाली जो है एफर्ट आर्म हो गई D2. एट इक्विलिब्रियम दोनों टॉर्क इक्वल होंगे, इधर का टॉर्क इसके इक्वल होगा, एंड टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2. टाउ क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 इंटू फोर्स 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F2 इंटू फोर्स, परपेंडिकुलर D2 इंटू फोर्स 2. तो आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स दोनों तरफ के इक्वल होंगे. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फॉर लीवर. लीवर का, रॉड का प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. जितना तुमने एफर्ट, कौन सा है? F2. जितना एफर्ट हम बढ़ा ली उतना एफर्ट कम लगेगा तुम्हें. न्यूटन ने बोला था गिव मी द फल्क्रम, ये सपोर्ट दे दो, आई कैन टर्न फल्क्रम एंड लीवर, आई कैन टर्न द अर्थ. अर्थ को अपनी जगह से मैं हटा सकता हूँ. फल्क्रम दे दो स्पेस में और बहुत बड़ी लीवर दे दो, है ना. मतलब इतना कम, बहुत बड़ा फोर्स लगाने से फल्क्रम अगर मिल जाए. जैसे लेबर तुम देखते हो, ये बहुत हैवी हैवी लोड रॉड होती है उनका आयरन की, और उससे सपोर्ट लेके मूव करते हैं. पिरामिड्स वगैरह जो बने थे वो भी ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से उन्होंने शिफ्ट किए थे. लंबी रॉड, लंबे लंबे लीवर लेके, है ना, उससे हैवी लोड उठाते हैं. अभी भी रेलवे लाइन, वो रेलवे लाइन के पास वो लेबर काम करती है, तो वो रॉड से उठाती है, उसकी ट्रैक को प्लेस करते हैं. तो दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. इसमें एक और टेक्निकल वर्ड है, मैकेनिकल एडवांटेज. मैकेनिकल एडवांटेज किसको बोलते हैं? लोड रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड. मतलब कम एफर्ट से ज्यादा लोड लिफ्ट करना, वो एडवांटेज रहेगा तुम्हारा. कैसे? लोड इज F1, एफर्ट इज F2. यहाँ से देखो, F1 by F2 will be D2 by D1, that is the effort arm divided by load arm. if effort arm को बहुत बड़ा कर दो, 10 times कर दो, so you can lift 10 times load, है ना. मैकेनिकल, if D2 is greater than D1, मैकेनिकल advantage will be greater than 1. जितने ज्यादा एफर्ट आर्म रहेगी, बड़ी रहेगी ये वाली साइड, उतना ज्यादा तुम लोड उठा सकते हो, ये है ना. So you will have the mechanical advantage of lifting the load. All right. So this was your remaining part of the rotation motion. थोड़ा सा हम लोगों ने अभी कवर किया है.